पर यूट्यूब चैनल गुड मॉर्निंग। आज है 5 सितंबर। आप सभी के लिए हैप्पी टीचर्स डे। जो टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को। तो आप सभी के लिए शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर के जितने भी इसके पहले 1 सितंबर टू 5 सितंबर तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सभी के बारे में। तो जो भी लोग नए हैं और यदि आपको यहाँ पर कंटेंट पसंद आए, क्लासेस पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आज के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐड किया गया है वो है आपके लिए, वेयर वॉज द SCO समिट 2025 हेल्ड। तो SCO शिखर सम्मेलन 2025 है जो आयोजित कहाँ किया गया था। ऑप्शन में है आपको बीजिंग, एस्टाना, तियानजिन या फिर मॉस्को। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है क्योंकि इंडिया की तरफ से है जो इस बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे इस SCO समिट में। तो जो संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट है ये हुआ था चाइना के तियानजिन में। कहाँ पर याद रखना है, संघई कोऑपरेशन समिट है जो कहाँ पे हुआ था, चाइना के तियानजिन में यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ें याद रखनी है। दूसरी चीज़, मोदी जी यहाँ पर गए हुए थे और ये जो समिट चला था ये चला था 31 अगस्त से 1 सितंबर तक, 31 अगस्त टू 1 सितंबर तक यहाँ पर ये समिट चला था। और जो कि 25वां क्या था, जो यहाँ पर 25वां एनुअल मीटिंग हुई थी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट की। तो यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिए आप, इस समिट में जो चाइना में ये समिट हुआ था संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, न्यूज़ में इसलिए आया इंडिया में क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरफ से मोदी जी गए हुए थे। चाइना के जो शी जिनपिंग थे उनसे मोदी जी 7 साल बाद मिले हुए हैं क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो मनमुटाव चल रहे थे, झड़प चल रही थी बॉर्डर पर, उसको लेके मोदी जी यहाँ तो 7 साल बाद यहाँ पे गए हुए थे और पुतिन भी आए हुए थे। तो इस कारण से समिट है जो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। मोदी जी ने चाइना के साथ जो भी डील वगैरह की हैं वो सब इस SCO समिट के थ्रू की गई हैं। तो यहाँ पर SCO समिट 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चला है, 2 दिन का संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो कि चाइना के तियानजिन में कंडक्ट करवाया गया था। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025। नारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, इसने अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट है जो रिलीज़ की है जिसमें कहा गया है कि महिलाएं कितने तरीके से सुरक्षित हैं। तो जो नारी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी रिपोर्ट किसने सबमिट की है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, नीति आयोग ने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो हाल फिलहाल में नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स जो कि वुमेन सेफ्टी के लिए 2025 में नारी जो यहाँ पर एक तरीके से रिपोर्ट सबमिट की है इन्होंने। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने रिपोर्ट सबमिट की है, नारी रिपोर्ट जो सबमिट की है किसने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। किसने सबमिट की है रिपोर्ट, NCW ने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। इन्होंने बताया है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं और कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन से स्टेट में महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं और उन स्टेट की कौन कौन सी जगहों पर। तो यहाँ पर जो नारी रिपोर्ट सबमिट की है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने की है। इनके अकॉर्डिंग एक सर्वे किया गया 12,770 महिलाओं के ऊपर, 12,770 महिलाओं के ऊपर सर्वे किया गया 31 सिटी में, इंडिया की 31 सिटी में। और यहाँ पर जो नेशनल सेफ्टी स्कोर निकल के आया 65% ही निकल के आया है। जो पूरा स्कोर हम बात करें यदि आपसे पूछा जाए नारी 2025 की रिपोर्ट में जो पूरा स्कोर आया है महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तो वो निकला है ओनली 65%। इस 65% में कहा गया है कि 40% वुमेन अनसेफ फील करती हैं, 40% महिलाएं अनसेफ फील करती हैं, जिसमें 60% महिलाओं को कहा गया है कि फीलिंग सेफ। और जो यंगर वुमेन है 24 साल से कम उम्र की, जिनमें 24 साल से कम उम्र की हैं और 24 साल की उम्र की हैं, तो यहाँ पर उनको 14% महिलाओं को हैरेसमेंट है जो सहन करना पड़ता है। जिसमें यदि सेफ सिटी की बात करें हम, सबसे सेफ सिटी है यहाँ पे कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, ऐजवाल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई। ये सबसे सेफ सिटी में कंसीडर की गई हैं। और सबसे लीस्ट सेफ सिटी की बात करें, सबसे कम सुरक्षित
सबसे कम सुरक्षित शहर है महिलाओं के लिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची। ये सबसे लीस्ट सेफ सिटी है जहाँ पर महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित है जो महसूस करती हैं। तो यहाँ पर नारी रिपोर्ट सबमिट की है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। इसके अकॉर्डिंग जो सर्वे किया गया उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट निकल के आई कि ओनली इंडिया में हमारे 65% महिलाएं ही क्या करती हैं, सेफ फील करती हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजीनियस 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च्ड एट सेमिकॉन इंडिया 2025। सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किए गए भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? ऑप्शन में आर्यभट्ट 3201, चंद्रयान 3201, भास्करा 3201 या फिर विक्रम 3201। तो यहाँ पर ये सभी आपको जाने माने नाम लग रहे हैं। आर्यभट्ट भी सुना है आपने, चंद्रयान भी सुना है, भास्कर भी सुना है और विक्रम भी सुना है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला भारत का पहला है जो पूर्ण स्वदेशी मतलब कम्प्लीटली इंडिया में ही बनाया गया 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है विक्रम 3201। क्या है? विक्रम 3201। तो इंडिया का पहला पूर्ण स्वदेशी हम इसको कहेंगे जो कि विक्रम साराभाई, कहाँ पे बना है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसने बनाया है किसके साथ? इसरो के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में। और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में 5 पॉइंट याद रखने हैं कि भारत का पहला जो फुली इंडिजीनियस 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 सेमिकॉन इंडिया के तहत बनाया गया है। तो इसमें डिज़ाइन किसने किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो ने साथ में बनाया कहाँ पे गया है? सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में इसको बनाया गया है। और ये अपकमिंग टाइम में रॉकेट, सैटेलाइट जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप इन सभी में इसको यूज़ किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैसिव प्लान launched by Tirupati Urban Development Authority to rescue and rejuvenate the स्वर्णमुखी रिवर। तो स्वर्णमुखी नदी को बचाने के लिए और पुनर्जीवित करने के लिए तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण मतलब TUDA द्वारा शुरू की गई एक नई जो कि बहुत बड़े पे होने वाली योजना है। उस योजना का नाम क्या है? ऑपरेशन स्वर्णा, ऑपरेशन प्रकृति, ऑपरेशन कल्याणी या फिर ऑपरेशन तिरुपति। तो अभी हाल फिलहाल में तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जो स्वर्णमुखी रिवर है उसको बचाने के लिए ऑपरेशन स्वर्णा है जो लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है और इस योजना का नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन स्वर्णा। तो जो यहाँ पर ऑपरेशन स्वर्णा है जो स्वर्णमुखी नदी है तो इसको दोबारा से रेस्क्यू करने के लिए कि समय के साथ क्या होती जा रही है, तरीके से विलुप्त होती जा रही है, तो उसको बचाने के लिए स्वर्णमुखी नदी को जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का जो 3225 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इस नदी से क्या रहेगा? इफेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ये नदी है जिसको यहाँ पे बचाया जाना है। और इसके तहत जो प्रोजेक्ट का नाम है वो क्या है? TUDA। नेक्स्ट वन, जो प्रोजेक्ट यहाँ पर है TUDA जो अथॉरिटी है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी वो बनाने वाली है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ऑपरेशन स्वर्णा। और स्वर्णा का मतलब यहाँ पे क्या है? स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। स्वर्णा का नाम क्या है? स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। स्वर्णमुखी नदी के लिए स्वर्णा स्कीम ऑपरेशन है जो चलाया जाना है। फिर यहाँ पर एज पर एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025 रिपोर्ट विच स्टेट रिकॉर्ड्स अ लॉस ऑफ 8.2 ईयर इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ये देखिए कितनी भयानक सी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि जो वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक है उसके अनुसार कौन सा स्टेट है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जो जीवन काल 8.2 वर्ष की रेट से क्या हो गया? कम हो गया है कि जो जीवन काल है, जीवन प्रत्याशा है 8.2 की कमी से दर्ज किया गया है। गुजरात, दिल्ली, बिहार, राजस्थान। तो यहाँ पे आप इन ऑप्शन से ही समझ सकते हैं पराली जो धान के कारण निकलती है वो जलाने के कारण दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ही कम है।
जो AQI बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब यहाँ पर है कि 600-700 तक निकल के आ जाता है। दिवाली के टाइम में तो वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अस्थमा वाले मरीज होते हैं उनको तो बाहर ना निकलने की परमिशन दे दी जाती, विदाउट मास्क आप घूम नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, इस एयर पोल्यूशन के कारण जो हमारी लाइफ नाउअडेज यदि हम बात करें तो 60 साल 65 साल है जो एक एवरेज जीवन काल है हमारा, लेकिन वो भी घट जाएगा कितना, 8.2 ईयर तक और घट के हो जाएगा। ये कहाँ पे, दिल्ली में। तो जो अभी हाल फिलहाल में एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक रिपोर्ट सबमिट की है और कहा गया है कि यदि यहाँ पर जो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो दिल्ली का जो NCR एरिया है सबसे ज़्यादा, दिल्ली का जो NCR एरिया है सबसे ज़्यादा इस एयर पोल्यूशन के कारण यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और बिहार की बात करें तो 5.6, कितना, 5.6। हरियाणा की बात करें तो 5.3। ये यहाँ की जो हवा है, हवा ही इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई है, टॉक्सिक हो गई है। यहाँ पे लोगों का जो जीवन काल होता है 60-65 साल एक एवरेज पर्सन जिएगा, वो और घट के 8.2 और है जो घट जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये रिपोर्ट है जो सबमिट करी है, उसके अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन के कारण इतनी है जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाएगी। फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी विच मेडिकेशन में बी मोर इफेक्टिव देन एस्प्रिन फॉर लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। तो अभी हाल फिलहाल में एक स्टडी की गई है, उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि एस्प्रिन, पहले क्या होता था कि हार्ट अटैक से बचाने के लिए एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता था। लॉन्ग टर्म एस्प्रिन के कंपेयर में अभी नई मेडिसिन कौन सी है जो हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकती है, मेटफॉर्मिन, क्लोपिडोग्रेल, आइब्यूप्रोफेन या फिर हेपेरिन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी एस्प्रिन, खून को पतला करने के लिए। पतला खून रहेगा, हार्ट अटैक के चांस कम रहेंगे, क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लॉकेज नहीं होगा। लेकिन अब कहा गया है कि जो क्लोपिडोग्रेल है, क्या है, क्लोपिडोग्रेल है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू एस्प्रिन के। अभी जो लंबे समय से, दशकों से, कई सालों से एस्प्रिन यूज़ की जाती थी हार्ट अटैक और स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक फिर से स्टडी की गई है यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी कांग्रेस के थ्रू, और इन्होंने ये रिसर्च सबमिट की है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जो क्लोपिडोग्रेल है ब्लड थिनिंग एंटी प्लेटलेट ड्रग है, ब्लड को पतला करने वाली ड्रग है, तो ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू किसके, ये ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू एस्प्रिन के। तो यहाँ पर इन्होंने रिपोर्ट अभी सबमिट की है और इसीलिए न्यूज़ में आया है कि पहले जो एस्प्रिन कई दशकों से हमने यूज़ की है उसके इफ़ेक्ट में ज़्यादा जो इफेक्टिव होगी वो कौन सी होगी, क्लोपिडोग्रेल ड्रग होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोपिडोग्रेल क्या है, एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये ब्लड थिनर है, ब्लड को पतला करने के लिए यूज़ की जाने वाली दवाई है। फिर यहाँ पर एज ऑफ द रिसेंट अपडेट 2025 अ न्यू हाईएस्ट GST स्लैब हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर सर्टेन लग्जरी एंड सिन गुड्स। व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस स्लैब। तो अभी हाल फिलहाल में जो निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने GST स्लैब में बदलाव करके कुछ अनाउंसमेंट की है। तो उन्होंने कहा है कि जो नया GST स्लैब है उसके अकॉर्डिंग कुछ विलासिता, मतलब विलासिता का मतलब यहाँ पे लग्जरी थिंग्स है, उनको लेके इन्होंने कहा है कि वो टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो वो कितना किया है, 28%, 30%, 35% या फिर 40%। अभी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है 3 सितंबर को, उसके अकॉर्डिंग GST स्लैब है उसमें बहुत अच्छे बदलाव किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री कर दी गई हैं, लाइफ सेविंग ड्रग फ्री हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री हो गए हैं, दवाइयों पर 12% से 18% से सीधा 5% GST आ गया है। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं और ओनली 2 स्लैब बस रखे गए हैं, पहले ज़्यादा थे, अभी 2 बस बचे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो यदि आपको ज़्यादा लग्जरी फीलिंग चाहिए है, अच्छी ज़्यादा महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो GST भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा और वो हो गया है अभी 40%। अब हम बात करें कि जो नया टैक्स स्लैब आया है, नया GST स्लैब आया है, तो ये यहाँ पर GST को अभी ओनली 2 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है, 5% और 18%। याद रखिएगा आप, 5% और 18% बस रहेगा। और यहाँ पर जो हाउस होल्ड इसेंशियल हैं
मतलब जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें जैसे खाने पीने की चीज़ें हो गई, सोप हो, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पहले इन पे 5% था बट अभी 0 हो गया है। कितना 0 हो गया है। फिर जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स थी तो इनमें 12% से घटा के 5% कर दिया और कुछ कुछ में 0 भी कर दिया गया है। जो अभी घर बनाना हो गया, सीमेंट खरीदना हो गया, छोटी कारें हो गई, 2 व्हीलर हो गया, इन पे 28% से 18 कर दिया है, क्योंकि ओनली 2 स्लैब बचाए गए हैं जीएसटी के, 5% वाला और 18% वाला। और जो भी फार्म की मशीनरी हो गई, इरिगेशन इक्विपमेंट हो गए, 12% से 5% पे आ गए। और लेकिन यदि आप जर्दा, गुटखा, तम्बाकू ये सब खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह खूब पीते हैं, तो इन पे बढ़ा के सीधे 40% कर दिया गया है। और ये जो सभी चीज़ें इफेक्टिव हो जाएंगी 22 सितंबर से। अभी 5 सितंबर है, 22 सितंबर से जो नवरात्रि स्टार्ट होनी है उस दिन से इफेक्टिव हो जाएंगी। तो याद रखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत हड़कंप भी मची थी। जो लोग कालाबाजारी करके दुकानों में पैसा कमाते थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि उनको, क्योंकि गवर्नमेंट को अब जीएसटी सबमिट करना होता था, टैक्स पे करना होता था अलग से। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो लाया गया था 1 जुलाई 2017 को। मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में इंडिपेंडेंस डे के दिन लाल किले से जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बताया था कि इसमें कुछ चेंज है जो किए जाएंगे, लेकिन अब उसको अप्रूवल नहीं मिला था, बट वो अप्रूवल 3 सितंबर को मिला है और उसके तहत पूरी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने बता दी हैं। तो जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। और यहाँ पर जो 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, अभी 56 मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल की हुई थी, और जो जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन होती हैं, हमेशा याद रखें, वो होती हैं फाइनेंस मिनिस्टर। अभी निर्मला सीतारमण है, अपकमिंग टाइम में जीएसटी काउंसिल की कोई और चेयरमैन बनती हैं तो उनका नाम याद रखिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इतना याद रखना है कि जीएसटी काउंसिल की जो चेयरमैन होती, चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं कौन? जो भी देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो। तो अभी निर्मला सीतारमण ने जो नेक्स्ट जेन जीएसटी है अप्रूव किया है रिफॉर्म। इसके तहत ओनली 2 फॉर्मेट बचे हैं जीएसटी के, 5% वाला और कितना 18% वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू एम्पावर एग्री फूड एंड एग्रीटेक स्टार्टअप एंड बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट। तो अभी हाल फिलहाल में अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक यहाँ पर नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि जो एग्री फूड है, एग्रीटेक स्टार्टअप है, उनको बढ़ावा दिया जाए एक्सपोर्ट के लिए। और ये सब चीज़ें हो रही हैं जो ट्रंप जी हैं, महान राष्ट्रपति हैं यूएस के, वो अलग अलग धमकियां दे रहे हैं, उसके कारण हमारे भारत की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर जो अपेडा है, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, भारतीय या फिर आत्मनिर्भर भारत। तो यहाँ पर इनिशिएटिव लाया गया है अपेडा इनिशिएटिव। तो ये आया है भारतीय, किसके तहत? भारतीय के तहत। जो यहाँ पर न्यू इनिशिएटिव है अपेडा ने लॉन्च किया, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। भारतीय जो BHARATI याद रखिए, भारत से भारतीय याद रखिए। इंडिया के जो भी एग्री फूड एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कहा गया है कि 2030 तक जो एग्री फूड और एग्रीटेक स्टार्टअप हैं, इसमें GI टैग जिन भी खाने पीने की वस्तुओं को मिले हैं वो, उन सभी को यहाँ पर 100 एग्री फूड प्रोडक्ट्स को एक टारगेट अचीव करना है। कितना का? $50 बिलियन का 2030 तक 5 साल का समय दिया गया है और इसके तहत इतना टारगेट अचीव करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर द वृंदावनी वस्त्र, अ 16th century silk textile was recently in the news. It primarily depicts the childhood story and divine pastimes of which deity. 16वीं शताब्दी का यहाँ पे आपको एक कपड़े का टुकड़ा दिख रहा है। तो इस कपड़े के टुकड़े को अभी न्यूज़ में आया है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया है। इसका नाम है वृंदावनी वस्त्र, जो कि 16वीं सेंचुरी का सिल्क टेक्सटाइल वाला कपड़ा है। इस पे कुछ स्टोरीज लिखी हुई हैं। तो इसमें किस भगवान के ऊपर बाल कथाओं का वर्णन किया गया है? लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा या फिर लॉर्ड रामा। जब वृंदावन की बात की गई है तो कृष्णा राधा की बात भी की जाएगी। तो यहाँ पर भी वही है, जो यहाँ पर वृंदावनी वस्त्र 16वीं शताब्दी का, जिसमें किसी भगवान के बारे में बताया गया है, इनकी बाल लीलाएं बताई गई हैं इस कपड़े के ऊपर ही।
तो बताई गई हैं लॉर्ड कृष्णा की। नेक्स्ट है यहाँ पर, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन September 25। सितंबर 2025 में, इसी महीने में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। लेट्स से आप अपना कोई भी फूड आइटम मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो आपको FSSAI की परमिशन लेनी होती है। तो अभी इसी FSSAI के जो CEO बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, वो कौन है? जी कमला बरधाना, रजत पुन्हानी, राजेश भूषण या फिर सुनील भरतवाल। तो यहाँ पर जो आपको ये फेस दिख रहा है, ये रजित पुन्हानी का, जो अभी नए CEO बने हैं, IAS बैच के ऑफिसर रह चुके हैं पहले, और इनको अभी रिसेंट में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। फिर यहाँ पर एज ऑफ September 22, 2025, द GST काउंसिल रेशनलाइज्ड इंडियाज टैक्स स्ट्रक्चर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब टू विच रेट। 22 सितंबर 2025 तक GST परिषद ने कर स्लैब की संख्या को घटाकर किन 2 दरों पर भारत के कर ढांचे को युक्ति संगत बनाया है। ये हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जो GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो GST टैक्स स्लैब हैं ये ला दिए गए हैं अभी 5 और 18% पर। पहले अलग अलग थे, 12% था, 28% था, 40% था, अभी ओनली कितने हो गए हैं, 5% और 18% के स्लैब बस यहाँ पे हो गए हैं। तो यहाँ पर जो स्लैब सिस्टम है 5 और 18% का हो गया है। पहले 5 की जगह 12% था, 18 की जगह 28% था, तो इनको घटा दिया गया है। और जो लग्जरी आइटम है वो 40% हो गए हैं। यदि आप मूवी वगैरह देखने के शौकीन हैं तो इस पर भी आपको GST ज़्यादा लगेगा। आप IPL स्टेडियम में देखते हैं तो भी आपको GST 40% पे करना होगा। एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशली जो तंबाकू प्रोडक्ट हैं, बाकी अदर पर तो 22 सितंबर से एप्लीकेबल चीज़ें हो जाएंगी। GST 5 और 18% लगने लगेगा, लेकिन जो तंबाकू वाले प्रोडक्ट हैं उन पर अभी एग्जम्पशन दिया गया है, मतलब अभी ये 22 सितंबर से उन पर अप्लाई नहीं होगा नया GST। तो आपको याद रखना है कि एग्जम्पशन प्रोडक्ट में जो तंबाकू वगैरह है उनको यहाँ पे अभी रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, In September 2025, which Indian state was granted permission to increase working hour for private sector employee from 9 to 10 hour? सितंबर 2025 में किस भारतीय राज्य को निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए काम के लिए 9 से 10 घंटे तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है? अब ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स लागू होते जा रहे हैं। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में तो 9 to 5 रहता है वर्किंग आवर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी ये बढ़ा दिया गया है। तो ये प्राइवेट फर्म में सबको पता होगा अलग अलग तरीके से आपको काम करना पड़ता है। कहीं कहीं बहुत लग्जरी लाइफ रहती है तो कहीं कहीं बहुत परेशान होना पड़ता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये परमिशन ही दे दी है सरकार ने कि आप 9 से 10 घंटे काम करवा सकते हैं। जो भी निजी संस्थान है, चाहे वो IT वाले हों, चाहे कोई से भी क्षेत्र हो, तो वो काम किया है महाराष्ट्र ने। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट वन, A ground-breaking study uncovered the role of which protein in protecting cell from mechanical stress, potentially adding treatment for heart muscle disorder। अभी हाल फिलहाल में एक स्टडी की गई है, तो जो हमारी हार्ट मसल हैं उनको मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए कौन सा प्रोटीन है जो कारगर साबित हो सकता है। हार्ट मसल डिसऑर्डर को, हार्ट मसल को किसी भी तरीके के मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने के लिए कौन सा प्रोटीन कारगर साबित हो सकता है? P53, इंसुलिन, P47 या फिर केराटिन। तो ये यहाँ पर कारगर साबित होने वाला प्रोटीन है वो क्या है? P47। कौन सा? P47। नेक्स्ट है, विच यूरोपियन कंट्री इज करेंटली होस्टिंग द जापट 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज विथ रसिया। तो अलग अलग कंट्रीज़ की मिलके है जो मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है, उनके बारे में आपको मैं एक सेपरेट वीडियो फॉर्मेट में बता दूंगी, क्योंकि हर साल मोर देन 50 तक जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है अलग अलग देश मिलके करते हैं पूरे विश्व में। तो अभी जो नई एक्सरसाइज हुई है जो कि 12 से 16 सितंबर को होने वाली है, अभी ये जो यहाँ पर जापड़ एक्सरसाइज होनी है 12 to 16 सितंबर, अभी हुई नहीं है, होने वाली है। तो एक कौन जो यहाँ पर यूरोपियन कंट्री है, तो रूस के साथ है जो बेलारूस, कौन है? रसिया के साथ में बेलारूस देश मिलके इस मिलिट्री एक्सरसाइज को करने वाला है।
नेक्स्ट है इंडिया एंड सिंगापुर सेलिब्रेट अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऑन September 4, 2025. व्हाट एनिवर्सरी डिड दे मार्क? तो भारत और सिंगापुर ने अपने राजकीय संबंधों में 4 सितंबर 2025 को एक माइलस्टोन अचीव किया है। तो कितने साल हो गए हैं भारत और सिंगापुर की जो एक यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन को हुए? 10th एनिवर्सरी थी, 25th थी, 50 थी या 60 थी? तो अभी हाल फिलहाल में भारत और सिंगापुर ने अपने पूरे 60 साल कर लिए हैं। एक मील का पत्थर ही साबित हो गया है कि 60 साल हो गए हैं दो देशों के बीच में राजनयिक और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को अच्छे से चलते हुए, किसी भी तरीके के बिना झड़प के। फिर यहाँ पर इन September 25 Indian tennis player Yuki Bhamri and his partner Michael Venus advanced to the men's doubles semi-final of which Grand Slam tournament? सितंबर 2025 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भाम्री, नाम याद रखिए, यूकी भाम्री और माइकल वीनस ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पुरुष युगल सेमीफाइनल में पहुंचे हैं? विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन या फिर फ्रेंच ओपन में? तो भारतीय खिलाड़ी यूकी भाम्री और जो उनके पार्टनर थे वो यूएस ओपन में अभी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लाइमेकोनिस हेट्रोपोलरिस दैट इज रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़ क्या है? न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, न्यू स्पीसीज ऑफ डायटोम है, रिसेंटली डिस्कवर्ड कॉमेट है या फिर एंशिएंट फॉसिल है? इसका नाम क्या है? क्लाइमेकोनिस हेट्रोपोलरिस। तो ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, डाइटी है, कॉमेट है, एंशिएंट फॉसिल है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।